प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कि अध्यारोपण प्रमेय किस प्रकार से कि क्या है और ये हमें किस तरह से सर्किट एनालिसिस में सहायता करती है। तो आज हम अध्यारोपण का प्रमेय का कथन देखेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। तो अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार किसी भी n स्वतंत्र जालों वाले परिपथ के किसी जाल में जो कि किससे प्रयुक्त है, जिसमें क्या लगा हुआ है, द्विपार्श्विक और रेखिक प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं, ऊर्जा स्रोत लगे हुए हैं, ऐसे जाल के किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा उन सब धाराओं का बीजगणितीय योग होती है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण उस अवयव में से प्रवाहित होती हैं। और जब प्रवाहित होती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी सारे जनित्रों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अगर मान लो किसी जाल में 3 आपके पास वोल्टा के स्रोत लगे हुए हैं या स्रोत धारा के से भी हो सकते हैं, तो वोल्टा या धारा के स्रोत लगे हुए हैं और उसके किसी अवयव में से मुझे अगर प्रवाहित धारा निकालनी है तो पहले एक जनित्र के लिए मैं धारा निकालूंगी, बाकी 2 को उस समय उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हटा दूंगी। फिर दूसरे जनित्र के कारण उसमें से उस अवयव में से बहने वाली धारा निकालूंगी, उस समय शेष दोनों को मैं परिपथ में से हटा दूंगी, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से हटा दूंगी। फिर तीसरे जनित्र के कारण उस अवयव में से प्रवाहित धारा निकालूंगी, जबकि पहले 2 को मैंने उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया है। लेकिन मुझे यहाँ ध्यान रखना होगा कि आदर्श वोल्टा स्रोत की मैं देख चुकी हूँ कि आंतरिक प्रतिबाधा 0 होती है, इसलिए उस प्रतिबाधा को हम लघुपतित कर उसमें से सर्किट में से जाल में से हटाते हैं। और जब मैं आदर्श धारा स्रोत की बात करती हूँ तो आदर्श धारा स्रोत की जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो अनंत होती है, इसलिए उसको आंतरिक प्रतिबाधा से उसकी प्रतिस्थापित करने के लिए उसे हम खुले परिपथ में कर देते हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए कि अगर वोल्टा स्रोत लगा हुआ है तो आंतरिक प्रतिबाधा का जो प्रतिस्थापन है वो लघुपतित करके किया जाएगा, और अगर आदर्श धारा स्रोत की मैं बात कर रही हूँ तो धारा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के लिए उसे खुले परिपथ में किया जाएगा। अब इन 2 बातों का ध्यान रखते हुए हम इसकी व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं अध्यारोपण प्रमेय की। तो अध्यारोपण प्रमेय की व्युत्पत्ति के लिए यहाँ मैंने एक टी जाल को मैंने कंसिडर कर लिया है, जिसमें 3 इम्पीडेंस लगे हुए हैं, Z1, Z2 और Z3। 2 वोल्टा स्रोत यहाँ मैंने लिए हैं, जिसमें पहला वोल्टा स्रोत है मेरे पास E1 और दूसरा वोल्टा स्रोत है जिसका EMF है E2। ये 2 लूप का निर्माण हो रहा है इस टी जाल में। तो पहले लूप में वोल्टा स्रोत E1 लगा हुआ है, धारा I1 बह रही है। दूसरे लूप में वोल्टा स्रोत E2 लगा हुआ है और धारा I2 बह रही है। अब इन दोनों धाराओं का मैं पहले मान निकालती हूँ, क्योंकि Z1 में से मैं देखूं, यानी इस जाल के पहला अवयव वो है Z1 है, दूसरा अवयव Z2 है, तीसरा अवयव Z3 है। तो Z1 में जो बहने वाली धारा है वो I1 है, Z2 में बहने वाली धारा I2 है, लेकिन Z3 में इन दोनों का संयोजन बह रहा है कि I1 प्लस I2 धारा Z3 में से होके बह रही है। अब मैं लूप 1 और लूप 2 में दोनों में ही किरचॉफ का नियम लगाती हूँ। तो लूप 1 में जब मैं किरचॉफ का नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि E1 का मान किसके बराबर होगा। अब मैं धारा की दिशा से चल रही हूँ तो I1 Z1 प्लस Z3, यानी I1 धारा इन दोनों में बहेगी, तो I1 Z1 प्लस Z3। और इस इम्पीडेंस में Z3 इम्पीडेंस में धारा I2 सेम ही दिशा में I1 के बह रही है, इसलिए हो जाएगा प्लस I2 Z3। और यहाँ धारा की दिशा से मैं चलती हूँ तो वोल्टा स्रोत के लिए EMF अगर मैं देखूँ तो माइनस से प्लस की ओर जा रही हूँ, इसलिए इक्वल टू प्लस का E1। इसी तरह मैं दूसरे लूप में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ। तो किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाने पर मुझे मिलता है कि ये I2 धारा Z2 और Z3 में बह रही है, तो ये I2 Z2 प्लस Z3, और I1 धारा भी समान ही दिशा में बह रही है, इसलिए प्लस I1 Z3। और ये मान यहाँ धारा की दिशा में चलो तो वापस बैटरी के लिए माइनस से प्लस की ओर जाऊँगी, इसलिए इक्वल टू E2। अब इन दोनों से मैं मैट्रिक्स का निर्माण करती हूँ, और इन दोनों से जब मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ तो मुझे मैट्रिक्स मिलती है आपके पास कि E1 E2 Z1 प्लस Z3 डिवाइड बाई Z3, E1 E2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 Z3 Z2 प्लस Z3। यहाँ Z1 प्लस Z3 I1 का कोफिशिएंट है पहले समीकरण में, यहाँ Z3 I2 का कोफिशिएंट है पहले समीकरण में, यहाँ Z3 I1 का समीकरण है दूसरी कोफिशिएंट है दूसरी समीकरण में, ये Z2 प्लस Z3 I2 का कोफिशिएंट है दूसरी समीकरण में। तो जो हमने समीकरणें पहले लिखी हैं लूप 1 और लूप 2 से, उसके आधार पर मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाती है, और इस आधार पर मैं धारा I1 का मान भी निकाल सकती हूँ और धारा I2 का भी मान निकाल सकती हूँ। धारा I1 का मान होगा डेल 1 अपॉन डेल Z, जहाँ डेल 1 मुझे मिलेगा E1 E2 Z3 और Z2 प्लस Z3। अब डेल Z यही मैट्रिक्स है जो मेरे सामने है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3
प्लस Z1 Z3 और प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर, यहाँ Z3 स्क्वायर कट जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब इन दोनों को मैं यहाँ गुणा करती हूँ तो मेरे पास दो टर्म आती हैं, एक तो E1 की टर्म जो कि Z2 प्लस Z3 से गुणा होती है और दूसरी टर्म मुझे मिलती है E2 की जो कि Z3 से गुणा होती है। तो यहाँ पर मुझे I1 में दो टर्म्स मिल गई, एक तो Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 और दूसरी टर्म मिली माइनस की Z3 E2 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसी तरह मैं I2 का मान निकाल सकती हूँ कि जब मैं सेकंड कॉलम को E1 E2 से रिप्लेस कर देती हूँ और नीचे वही डेल Z है मेरे पास, तो यहाँ से मुझे I2 का मान मिल जाता है माइनस का Z3 E1 डिवाइडेड बाय डेल Z प्लस Z1 प्लस Z3 E2 डिवाइडेड बाय डेल Z। अब ये तो था मुख्य जो परिपथ जाल था, उससे मेरे पास धाराओं के मान क्या आएंगे। अब मैं अध्यारोपण लगाती हूँ। अब मैं अध्यारोपण प्रमेय जब लगा रही हूँ तो उसमें पहले मैं E1 को सोर्स मान के रख रही हूँ, दूसरों को मैं उसके आंतरिक प्रतिबाधा से मुझे प्रतिस्थापित करना है। तो हमने देखा कि आदर्श वोल्टा स्रोत को मानते हुए मैं चल रही हूँ, इसलिए मैं उसको लघुपतित कर दूंगी। तो यहाँ से इन दोनों टर्मिनल्स को जहाँ मेरा E2 लगा हुआ था मैंने उसको लघुपतित कर दिया है। तो एक स्थिति तो ये होगी जब मैंने E1 को रखा है, E2 को लघुपतित कर दिया है। दूसरी स्थिति में मेरे पास होगा कि मैंने E1 को लघुपतित कर दिया और E2 को रखा है। तो ये दो सर्किट मुझे मिल जाते हैं अध्यारोपण प्रमेय के आधार पर, जब मैं एक स्रोत रखती हूँ और दूसरे को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर देती हूँ, दूसरे को रखती हूँ, पहले को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देती हूँ। तो यहाँ जब मैंने E1 को रखा तो पहले लूप में धारा बह रही है I1 डैश, दूसरे लूप में धारा बह रही है I2 डैश। जब मैंने दूसरे वोल्टा स्रोत को रखा तब मेरे पास पहले लूप में धारा आ रही है I1 डबल डैश, दूसरे लूप में धारा आ रही है I2 डबल डैश। अब मैं इन दोनों का अध्यारोपण करूँ तो अध्यारोपण करूँगी तो यहाँ पर जो पहला परिपथ मैंने देखा था जब दोनों स्रोत लगे हुए थे तो इस लूप में धारा बह रही थी I1 यानी, और इस लूप में धारा बह रही थी I2। अब यहाँ पर जब मैंने E1 रखा है तो धारा बह रही है I1 डैश फर्स्ट लूप में, और जब मैंने E2 रखा है तो फर्स्ट लूप में धारा बह रही है I1 डबल डैश। इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि I1 का मान होगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इसी तरह I2 का मान मैं अगर देखूँ, क्योंकि सेकंड लूप में धारा मेरी I2 बह रही थी और अगर मैंने सिर्फ बैटरी E1 रखी है तो मेरे पास धारा आ रही है केवल I2 डैश, और केवल मैंने E2 बैटरी रखी है, E1 को हटा दिया है तब I2 डैश। तो यानी I2 का मान हो जाएगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। तो ये दोनों मान मैंने यहाँ रख दिए। यानी कि अगर मैं देखूँ तो I1 धारा केवल Z1 में से बह रही थी, तो अवयव Z1 में से जो धारा बहेगी वो I1 का मान क्या होना चाहिए अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इसी तरह Z2 अवयव में जो धारा बह रही है उसका मान होना चाहिए I2 इजिकल टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। और अवयव Z3 में से दोनों ही धाराएं बह रही थी I1 भी और I2 भी, तो इसलिए I1 प्लस I2 का मान होना चाहिए I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश। तो हम Z1 या Z2 अवयव के लिए जब प्रूव कर देंगे तो स्वतः ही वो Z3 के लिए भी प्रूव हो जाएगी अध्यारोपण प्रमेय। तो अब हम यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या है कि I1 डैश का मान निकालूं, I2 डैश का मान निकालूं, I1 डबल डैश का मान निकालूं और I2 डबल डैश का मान निकालूं। तो इसके लिए मैं वापस अपने परिपथ पे आती हूँ। तो परिपथ पे अगर मैं आ रही हूँ तो मेरा जो दूसरा परिपथ है, इस दूसरे परिपथ में पहले लूप में मैं किरचॉफ का नियम लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z3 इज इक्वल टू E1। तो यहाँ पर ये मैंने समीकरण यहाँ दर्शा दी है कि आपके पास जो E1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1 डैश प्लस Z3 I2 डैश। अब मैं दूसरे लूप में लगाती हूँ किरचॉफ का नियम। तो दूसरे लूप में जब मैं किरचॉफ का नियम लगाती हूँ तो Z2 प्लस Z3 I2 डैश प्लस Z3 I1 डैश, यहाँ कोई स्रोत हमने हटा दिया था इसलिए इज इक्वल टू 0। तो समीकरण मेरे पास बन जाती है कि 0 इज इक्वल टू Z3 I1 डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 डैश। तो मैट्रिक्स मेरे पास इस प्रकार से निर्माण होकर आ जाएगी कि कोफिशिएंट I1 डैश का लिख दिया मैंने पहले, फिर I2 डैश का लिख दिया है, फिर दूसरी समीकरण से I1 डैश का कोफिशिएंट I2 डैश का कोफिशिएंट, तो ये Z मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। तो सेम प्रोसेस से हम I1 डैश का मान निकाल लेते हैं। I1 डैश होगा डेल 1 डैश डेल Z। डेल 1 मुझे मिलेगी पहली कॉलम को रिप्लेस करके E1 0 से, डेल Z मेरे पास है ही, तो ये मान मुझे मेरे पास मिल जाता है Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1। अब इसी तरह मैं इसी समीकरण से I2 डैश का मान निकालती हूँ तो वो डेल 2 डैश अपॉन डेल Z डैश होगा। और यहाँ पर मैं सेकंड वाले कॉलम को E0 से रिप्लेस करूँगी E1 0 से,
तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3, Z3 E1 0, नीचे Z मैट्रिक्स है मेरे पास। इसको सॉल्व करती हूँ मैं तो मुझे मिल जाता है माइनस Z3 E1 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये मुझे मिल गए I1 डैश और I2 डैश के मान। अब मैंने जब सेकंड वोल्टा स्रोत को रखा है, पहले को रिप्लेस कर दिया है उसके आंतरिक प्रतिबाधा से, तो ये परिपथ था मेरे पास। अब इस पहले लूप में जब मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाऊंगी तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 I1 डैश प्लस Z2 I1 Z1 I1 डैश Z3 I1 डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी वोल्टा स्रोत नहीं लगा हुआ है। तो ये समीकरण मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 I1 डबल डैश प्लस Z3 I2 डबल डैश। अब दूसरे लूप में मैं किरचॉफ का नियम लगाती हूँ तो I2 डबल डैश धारा Z2 प्लस Z3 दोनों में बह रही है, प्लस I1 डबल डैश की जो धारा है वो Z3 में दोबारा बह रही है और उसी दिशा में बह रही है, इसलिए मैं लिख सकती हूँ Z2 प्लस Z3 I2 डबल डैश प्लस Z3 I1 डबल डैश। अब यहाँ पे मैं धारा की दिशा में चलूँ तो माइनस से प्लस की ओर ही जा रही हूँ, इसलिए इज इक्वल टू E2। तो समीकरण मेरे पास हो गया ये कि दूसरे लूप के लिए कि E2 इज इक्वल टू Z3 I1 डबल डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 डबल डैश। अब इससे भी मेरे पास ये कोफिशिएंट्स के आधार पर यहाँ पर 0 E2 और ये मेरे पास I1 डबल डैश का कोफिशिएंट Z1 प्लस Z3, I2 डबल डैश का कोफिशिएंट Z3, यहाँ का I1 डबल डैश का कोफिशिएंट दूसरी समीकरण में Z3 और I2 डबल डैश का कोफिशिएंट दूसरी समीकरण में Z2 प्लस Z3। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। तो सेम ही प्रोसेस से मैं I1 डबल डैश और I2 डबल डैश के मान निकाल सकती हूँ। तो I1 डबल डैश का मान मुझे जो मिलता है वो मिल जाता है कि आपके पास 0 E2 Z2 और Z2 प्लस Z3 की मैट्रिक्स आ जाती है। इससे मुझे मान मिल जाता है माइनस Z3 I2 Z3 E2 और Z डबल डैश की मैट्रिक्स मेरे पास है, उसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो सेम जैसे पहले Z मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स है, तो मान मेरे पास आ जाता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब डेल 2 डैश का मान मैं निकालती हूँ तो सेकंड वाले कॉलम को मैंने रिप्लेस कर दिया है Z मैट्रिक्स में 0 E2 से, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 0 Z3 E2। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई आमने सामने वाले हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 E2, ये माइनस का 0, इसलिए मान बच गया केवल यही। अब I1 डबल डैश का मान होगा डेल 1 डबल डैश अपॉन डेल Z, तो यहाँ पर मैंने डेल 1 डबल डैश को डेल Z से डिवाइड कर दिया, तो मान मेरे पास आ गया माइनस E3 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। और इसी तरह I2 डबल डैश का मान निकाला तो डेल 2 डबल डैश अपॉन डेल Z डबल डैश, तो ये मान मिल गया मुझे Z1 प्लस Z2 E2 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब चूँकि Z1 में जो धारा बह रही थी वो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश थी, तो मैं I1 डबल डैश को यहाँ से और I1 डैश जो मैंने पहले निकाला है समीकरण 8 से, उन दोनों को मैं यहाँ रख देती हूँ तो मेरे पास मान क्या आ जाता है Z2 Z प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 माइनस Z3 E2 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। और ये मान वही था जो हमने पहले समीकरण के लिए निकाला था, पहले समीकरण से निकाला था। फर्स्ट जो हमारे पास टी जाल मैंने लिया था उसमें Z1 में बहने वाली धारा जो E1 का मान था, I1 का मान था, Z1 में से बहने वाली धारा जो I1 थी वो यही थी, तो इसलिए सेम धारा मुझे मिल गई है जब मैंने अध्यारोपण प्रमेय लगाई है। और I2 का मान भी मुझे सेम ही मिल रहा है कि I2 का मान होना चाहिए था I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, तो ये मान वही मुझे मिला है जो कि मैंने पहले I2 को निकाला है। तो दोनों मान सेम आ रहे हैं, यानी अध्यारोपण प्रमेय सत्यापित होती है। कि हम क्या कर सकते हैं कि जाल के किसी भी अवयव में जो बहने वाली धारा है वो उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होती है जो प्रत्येक जनित्र के कारण बहती है, जबकि दूसरे जनित्र को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ हमने ये बात भी ध्यान रखी है कि आदर्श वोल्टा स्रोत को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के लिए उस वोल्टा स्रोत को लघुत्पतित कर दिया जाता है और आदर्श धारा स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के लिए उसे खुली परिपथ में रखा जाता है। जबकि ये दोनों स्रोत, चाहे धारा स्रोत है चाहे वोल्टा स्रोत है, दोनों ही आपके पास आदर्श वोल्टा स्रोत और आदर्श धारा स्रोत हैं। धन्यवाद।